हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी प्रणाली पर बात करने वाले हैं और हम इसी एक वीडियो में गंगा नदी से रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा का पैटर्न समय के साथ बदलता जा रहा है, तो हम भी खुद को उनके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम पूरा मैप के साथ गंगा नदी की उत्पत्ति से लेकर उनके समुद्र में विलीन हो जाने तक जो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सबको बड़े ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और हम एक मैप के थ्रू भी उनको समझाएंगे ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो आप कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिए। आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और समझकर आई होप कि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र और हम एक एक करके खुद से प्रश्न पूछने का प्रयास करें और उनका जवाब ढूंढें। तो गंगा नदी पर हम मैप के सहारे समझें, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो कि शब्दों को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि उनमें से आता है, पहला प्रश्न आता है अन्य नाम। भाई साहब, गंगा एक ऐसी नदी है जिसका एक नहीं कम से कम 20 नाम है। 20 से भी ज्यादा नामों से इन्हें पुकारा जाता है। यह एकमात्र नदी है जो कि धार्मिक मान्यता भी रखता है। कई मान्यताएं इनके पीछे है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक काल में स्वर्ग से उतरकर यह नदी आई है। हम भारतीयों की यह मान्यता है कि इस नदी में एक बार डुबकी लगा लेने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो भाई साहब, उस कड़ी में हम किस्मत वाले हैं कि हमारा घर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो पौराणिक कथाएं भी है, धार्मिक मान्यताएं भी है, और जिसके साथ धार्मिक मान्यताएं लग जाती है तो उनका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये हम आप बखूबी जानते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं गंगा नदी का अन्य नाम, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखिए, कई सारे नाम है, उनमें से प्रमुख नाम देख लेते हैं। जैसे गंगा को भागीरथी नदी, जाह्नवी, सुरसूता, सुर नदी, जहनु, तनया, त्रिपथगा, त्रिपथ गामिनी, सिंधुजा, सिंधु नदी। इस तरह बहुत सारे, जैसा कि हमने कहा 20 नाम है। आप अगर हिंदी ग्रामर के छात्र हैं तो पर्यायवाची वाले चैप्टर में जाइए, उसमें गंगा नदी का पर्यायवाची जब आप नाम पढ़ेंगे तो 20 नाम आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा नाम है और सब नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो ये तो हो गया अन्य नाम, जिसको आप देख पा रहे हैं। कई नाम हमने यहां लिख दिया। अब जो दूसरा टॉपिक हमको इसमें समझना है कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ये हम मैप के थ्रू भी समझेंगे। लेकिन जैसे मैप के थ्रू हम इसको समझेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो दोस्तों इनका जवाब ऑप्शन में आप देख लेंगे और ऑप्शन में इस तरह देंगे
गंगोत्री से जो समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह गंगोत्री जो है भाई साहब उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिला है, वहां से यह निकलती है। किस नाम से निकलती है जान लीजिए, भागीरथी के नाम से। इसलिए मैंने इन टॉपिक को पहले सोल्व कर लेना उचित समझा। अब देखिए कई बातें इसमें आ गई। गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? ऑप्शन कई तरह से पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको गंगोत्री ही याद रखना है, कई सारे टॉपिक आ जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर। ठीक है, गंगोत्री कहां स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमानी है, वहां से यह नदी का जन्म होता है और उस समय जहां इनका जन्म होता है उसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अब भागीरथी नदी शब्द आया तो भाई भागीरथी नदी का नाम बाहुबली पिक्चर में आया है। भागीरथी क्या नाम, बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा सुनने में भी लगता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। उत्पत्ति क्लियर हो गया? ठीक है, गंगा नदी की उत्पत्ति किस जिला से होती है? उत्तरकाशी जिला से। कहां से होती है? उत्तराखंड से। किस नाम से होती है? भागीरथी के नाम से। कहां होती है? गंगोत्री। वहां पे कई बार होता है कि गंगोत्री की जगह गोमुख हिमानी भी कर देता है, तो गोमुख हिमानी भी है। कितनी ऊंचाई? 3900 मीटर की ऊंचाई है। अब आगे हम देख लेते हैं। जो अब आगे बढ़े इससे पहले हम देख लेते हैं, एक नोट हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, नोट जो कि अभी करंट है। करंट में क्या है दोस्तों? नोट में देख लीजिए, 20 मार्च 2017 को, एकदम करंट 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, इसलिए हमने यहां पे देखा उचित समझा कि इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? उत्तराखंड से। तो 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया। अब ये बहुत ही जो है कि इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है कि हाल ही में किस नदी को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया है? जीवित मनुष्य। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, हम आप जीवित मनुष्य हैं तो गंगा और यमुना नदी को भी जीवित मनुष्य का जब दर्जा दिया गया, ये आप हर हाल में याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, जहां से इस नदी का जन्म होता है, ठीक है, उसने गंगा और यमुना नदी को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जीवित मनुष्य की तरह ही हम भारतीयों को जो अधिकार और सुविधाएं प्राप्त है, तो कानूनन इन नदियों को भी वो अधिकार और सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। इस पर आगे तकरार नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं। अब दूसरा हमें क्या देखना है? अब भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। नदी तो पूछता ही है, लेकिन कई बार पूछ देता है कि सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। तो नदी तंत्र, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में तंत्र शब्द को क्लियर किया है, यह नदियों का एक परिवार है जिसमें एक मुखिया होता है और उनके कई सहायक नदियां होती है।
तो गंगा इसमें क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वह गंगा नदी तंत्र है। कौन सा है भैया? गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र। अब इस परिवार का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, गंगा नदी तंत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो जान लीजिए 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी तंत्र का क्षेत्रफल है, और वो है भारत में। ये क्षेत्रफल भारत में है। ठीक है। अब अगर पूछ दे कि गंगा नदी तंत्र कितने देशों में फैला है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, गंगा नदी तंत्र कितने देशों में फैला है, तो जान लीजिए गंगा नदी तंत्र 2 देशों में फैला, एक तरफ भारत और दूसरे तरफ बांग्लादेश। ठीक है। और यह क्षेत्रफल जो है वह भारत में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने क्लियर किया। अब आइए हम देखते हैं कि अब और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब कई तरह आ जाता है कि भारत की पवित्र नदी है, कई बार आ जाता है भारत की पवित्र नदी, धार्मिक नदी, कुछ भी दे सकता है। दोनों में इसका जवाब क्या होगा? गंगा नदी। ठीक है, दोनों में क्या होगा? गंगा नदी जवाब होगा। अब इस पर मैं आगे बात करूं इससे पहले हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं गंगा नदी की लंबाई। याद रखिएगा मैं लंबाई की बात की हूं, टोटल लंबाई की बात, जिसमें भारत भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। तो अभी हमने क्या बताया था कि गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 2 देश है भैया, एक भारत है जहां इसका जन्म होता है, और दूसरा बांग्लादेश है। ठीक है। तो दोनों देश का मिलाकर इनकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। अब यही नहीं रुकना है, थोड़ा और हमें आगे जानना है कि इनकी जो लंबाई 2525 किलोमीटर है, अब चूंकि उत्तराखंड से चले तो उत्तराखंड के बाद किन किन राज्यों से होकर ये आगे बढ़ती है, उन राज्यों को भी हम देख लेते हैं। 2525 किलोमीटर, या फिर कहें इनका बहाव। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनका बहाव किस दिशा में और कौन कौन सा इलाका पड़ता है। तो पहला है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार, फिर आता है झारखंड, लास्ट में भारत का राज्य आता है पश्चिम बंगाल। ये हो गया भारत का। उसके बाद लास्ट में जब ये विसर्जित होती है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जहां ये मिलती है वो इलाका हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा हो जाता है? बांग्लादेश हो जाता है। अब देखते हैं कि इनकी लंबाई कहां कितने किलोमीटर है। तो जान लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड में इसकी लंबाई है दोस्तों 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 455 किलोमीटर। झारखंड में लंबाई है 40 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। अब बांग्लादेश में लास्ट जो बच जाता है 60 किलोमीटर। अब ये बातें इतनी फिर से रिपीट कीजिए। उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है? 310 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर और बांग्लादेश में 60 किलोमीटर। अब देखिए, आप कहेंगे इससे हमें क्या जो है कि समझना चाहिए। अब देखिए होता क्या है
कि कई सारे प्रश्न इससे उभर कर सामने आते हैं। आप चाहें तो कलम कॉपी में लिख सकते हैं, अपने जो है कि लिख कर आप रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि गंगा नदी का बहाव क्रमशः किन किन राज्यों से होकर होता है, तो पहला कौन सा है? उत्तराखंड। उसके बाद कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश। इस तरह इनका बहाव है। अब पूछ देगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप डी जैसे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, रेलवे के ग्रुप डी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई साहब उसमें भी आप क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड होता जा रहा है। पीसीएस में अगर आप तैयारी करते हैं तो प्री और मेन, जैसे कि आप हमारे वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे कि मेरा वीडियो आपको प्री और मेन दोनों में सहायक साबित होता है। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न पूछ देगा कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है। अगर पूछ दे भारत के किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? वो नदी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद अगर पूछ दे कि भारत के किस राज्य में गंगा नदी का बहाव सबसे कम है, या किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, तो वह क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, अभी 2-4 दिन के बाद कहें या फिर कहें 2-4 महीने के बाद, अभी हाल ही में बीपीएससी 67वीं का एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो उसके लिए आपको मैं इसलिए इशारा कर रहा हूं, बीपीएससी 67वीं का जो अभी एग्जाम होने वाला है, तो उन बीपीएससी की अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भैया आप बिहार वाला लंबाई निश्चित रूप से याद रख लीजिए। तो 1-2 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। उत्तराखंड 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1140 किलोमीटर, बिहार 455 किलोमीटर, झारखंड 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, बांग्लादेश 60 किलोमीटर। ये हो गया भाई साहब इनकी लंबाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चाहेंगे कि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे दे सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम मुख्य रूप से आगे बढ़ेंगे। इनका जो नदी प्रणाली है उनको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं गंगा नदी तंत्र का पूरा उद्गम और उनका पूरा मैप के सहारे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तब आइए पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड, ये इनकी प्रमुख नदी जो है, जो भी सहायक नदियां हैं, वो एक तरह से कहें उत्तराखंड में ही इनका जो है कि जन्म होता है। अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ एक जगह है, यहां पर देखते हैं बद्रीनाथ एक जगह है। ठीक है, इनको हम घेर देते हैं। वहां से एक नदी निकलती है, अलकनंदा के नाम से एक नदी निकलती है। ठीक है, ये हो गया। ये नदी इस तरह वो आगे बढ़ती है। ठीक है, इस तरह समझते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अलकनंदा नदी जब आगे, एकदम बिल्कुल आसान से समझेंगे। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, वो आगे बढ़ती है। ये अलकनंदा की मुख्य धारा है। इसमें कई सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। अब वो उन सहायक नदियों को किन किन नाम से जाना जाता है, ये देखते हैं। इधर से एक नदी आकर मिलती है, उसको कहा जाता है, जो इसमें अलकनंदा जो मुख्य धारा है उसमें एक नदी आकर मिलती है, उसको कहा जाता है दोस्तों धौली गंगा। एकदम आराम से समझिएगा, धौली गंगा। ये इस तरह आई और अलकनंदा नदी में मिल गई। जिस जगह ये मिलती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विष्णुप्रयाग। फिर दूसरी नदी आकर इसमें मिलती है थोड़ी देर के बाद, और वो हो जाती है नंदाकिनी। और वो जिस जगह मिलती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है,
एक और नदी आगे आकर इसमें मिलती है, उसका नाम है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा जिस जगह उसमें मिलती है उसको क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है, देख लीजिए फिर से। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा के नाम से। जब वो आगे बढ़ती है उसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, और वो जिस जगह मिलती है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में मिलती है। यही नहीं रुकती, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वो कहां पढ़ते हैं देखते हैं। उत्तराखंड में ही एक जगह है, उसका नाम है केदारनाथ। ये केदारनाथ जगह हो गया, पूरा मैप से समझेंगे। केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी को कई बार काली गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये यहां पे उद्गम हुआ और आगे बढ़ेगा। ये यहां से इस तरह यहां के मिल गया और उसका नाम हो जाता है मंदाकिनी। चूंकि काली गंगा या मंदाकिनी दोनों एक नाम है। जिस जगह अलकनंदा में मिलती है उसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही नहीं रुकना है, आगे हम समझेंगे। फिर पहले देख लेते हैं, उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, और उसका उद्गम हमने बताया गंगोत्री से। गंगोत्री में एक नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। भागीरथी नदी निकलती है और ये नदी इस तरह यहां से निकलती है और ये इस तरह बढ़ती है, यहां पे मिल जाती है। और जहां पर ये मिलती है उसको कहा जाता है देव प्रयाग। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले हम बताएं कि इस देव प्रयाग में इसकी सम्मिलित धारा का नाम क्या हो जाता है। दोस्तों यहां समझिए, इसका नाम यहां पे गंगा हो जाती है। कहां पे? देव प्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी की संयुक्त धारा का नाम जो है कि गंगा हो जाती है। इससे हमने क्या बताया, गंगा नदी का उद्गम जो है कि गंगोत्री में होता है, जबकि आप देख पा रहे हैं सही नहीं है। भागीरथी नदी के नाम से यह निकलती है, लेकिन उसको धार्मिक मान्यता है और वो बहुत सी बातें हैं ताकि उसकी जो है कि उद्गम पूरे गंगा नदी का उद्गम मान लिया जाता है यहाँ से। लेकिन आप हकीकत में क्या देख पा रहे हैं कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जिस जगह मिलती है उसका नाम गंगा नदी होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। जैसे अब ये धारा जो मिल रही है धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार गंगा, ये मूल धारा है। अलकनंदा की मूल धारा, ये छोटी छोटी नदियां इसमें मिल रही, मिलने के बाद इसका नाम चेंज नहीं होता है, वो अलकनंदा के नाम से ही बहती रहती है। रुद्रप्रयाग में भी वो अलकनंदा ही कहलाती है, और यहां पर आकर देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक तीसरा नाम इजाद कर लेता और उसका नाम हो जाता है गंगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम रही बात इनको याद कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, यही ना कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो हम कंफ्यूजन हो, देखिए नाम रखिए। पहला विष्णु, पहला नाम कहां पे? धौली गंगा जहां पे मिली उसका नाम विष्णु प्रयाग, विष्णु लीजिए। विष्णु का जन्म कहां पे हुआ भैया? नंद जी के यहां हुआ, कृष्ण जी का जन्म। विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया कहां पे? नंद में। नंद लाला भी उसे कहते हैं। तो नंद में जन्म लिया। नंद का जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका कान छेदा गया, तो क्या हुआ? नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग। कान छेदन के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो भैया गले में माला पहना, रुद्र की माला पहना, जिसको रुद्र प्रयाग कहा गया।
रुद्रप्रयाग जब वो और बड़ा हुआ तो किस रूप में जाना गया? देवता के रूप में जाना गया। तो इस तरह आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप आराम से इनको याद कर पाएंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, लास्ट में देव प्रयाग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको गंगा नदी का नामकरण होने के बाद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में गंगा नदी का नामकरण हो गया। यह नदी अभी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती और पहुंचती है हरिद्वार। याद रखिए, हरिद्वार। हरिद्वार में यह नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि गंगा नदी किस जगह पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वो जगह कौन सा हो जाता है? हरिद्वार। ठीक है। अब देखिए, यहां पर और भी प्रश्न पूछ देता है कि गंगा नदी का बहाव किस दिशा में होता है। तो हरिद्वार से पहले आप क्या देख पा रहे हैं, जहां से ये अलकनंदा नदी के नाम से ये बहती है, वहां पर यह दक्षिण दिशा में बहना प्रारंभ करती है, आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर वो दक्षिण पूर्व दिशा में बहना प्रारंभ करती है, फिर आगे बढ़ती है, वो पूर्व दिशा में हो जाती है और अंततः जब आप बांग्लादेश में देखते हैं वो पुनः दक्षिण दिशा में बहना प्रारंभ करती है। आई होप कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गंगा नदी नामकरण हो गया। अब हम आगे और बढ़ते हैं। एक और है जो है उद्गम स्थल, याद रख लीजिए, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आप जिसे कह सकते हैं। यहां हो गया यमुनोत्री, एक जगह है। यमुनोत्री नदी से एक नदी का जन्म होता है, उसको भी हम देख लेते हैं कौन सी नदी का जन्म होता है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है और वो इस तरह बढ़ती है और यहां पर यमुना नदी गंगा में जिस जगह मिलती है उसको कहा जाता है भैया इलाहाबाद। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे एक अदृश्य नदी सरस्वती नदी भी है, वो भी इसी जगह मिलती है गंगा नदी में। उसका हम इतिहास जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, वो चूंकि ऐतिहासिक दृश्य हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यमुना नदी का उद्गम किस जगह हो रहा है? यमुनोत्री नामक जगह से हो रहा है और वो आगे बढ़ती है और गंगा में किस जगह मिलती है? याद रखिएगा, अब ना अलकनंदा रही ना भागीरथी नहीं, वो क्या हो गई? गंगा हो गई। गंगा में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है और यहां पर एक अदृश्य नदी जो अभी वर्तमान में नहीं है, और वो क्या है? सरस्वती नदी। तो आप पिक्चर भी देखे होंगे, गंगा यमुना सरस्वती, या तीन नदियों का मिलन। इलाहाबाद जो है तीन नदियों का मिलन है और वो क्या है? प्रयागराज वर्तमान में नाम हो गया है। हो सकता है आपको इलाहाबाद ना पूछे, परीक्षा में इस तरह पूछ देगा कि गंगा नदी में यमुना नदी किस जगह पर मिलती है? प्रयागराज में। ऑप्शन रहेगा तो प्रयागराज मानना है, इलाहाबाद तो इलाहाबाद मानना है, वो ऑप्शन देखकर आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब रही बात, प्रश्न यहीं पे एक तैयार होता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या हो गया? वो हो गया यमुना नदी, और इसकी लंबाई है ना दोस्तों 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई कितनी हो गई? 2525 किलोमीटर, और यमुना नदी की लंबाई उसकी आधी हो गई, आधी से कुछ ज्यादा ही हो गई, 1370 किलोमीटर। अब जब इनकी सबसे लंबी सहायक नदी है तो इनकी भी थोड़े दो चार सहायक नदियों के बारे में हम जान लेते हैं। दो चार सहायक नदियों में क्या देखते हैं? देखिए, इसमें जो सहायक नदियां आकर मिलती है, पहली सहायक नदी हो जाती है चंबल, दूसरी बेतवा और तीसरी केन। तीसरी सहायक नदी इसमें केन है। ठीक है, जब पूछ देगा यमुना की
सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में पूछ देगा, प्रश्न पूछने का अपना अपना तरीका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तीन कुछ और नदी रहेगा, चौथा चंबल बेतवा केन में से कोई एक नदी रहेगा। तो यमुना की सहायक नदियां चंबल बेतवा केन, यमुना की सहायक नदियां चंबल बेतवा केन। अब हम यहाँ पे रुकते हैं और हम देखते हैं कि अलकनंदा नदी में कहां पर कौन सी नदी मिली। अब हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। पहला क्या है भैया? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। दूसरा बड़ा कहां पे आया? नंद प्रयाग में नंदाकिनी। तीसरा आया कहां पे आया? कर्ण प्रयाग में कौन सा आया? पिंडार गंगा। चौथा कहां आ गया? रुद्र प्रयाग में कौन सा आया? मंदाकिनी। फिर उसके बाद क्या आया? देव प्रयाग, जहां पे मिला है भागीरथी, देव प्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा। फिर आगे बढ़ता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना नदी मिल जाती है जिसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। यमुना नदी की तीन प्रमुख सहायक नदी है, बेतवा, चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन, ये क्रम से है दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया इतना, और हम इसको चूंकि यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड चूंकि ये बोर्ड छोटा है इसलिए हम यहाँ पे ये हो गया भैया। अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन्होंने सैर कर लिया, ठीक है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर चला, उत्तर प्रदेश में कितना चला? 1140 किलोमीटर। अब हम बढ़ेंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर। तो हम चाहेंगे कि इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बिहार की ओर बढ़ते हैं, और बिहार की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम एक देखते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में एक देश है। मान लीजिए यह देश, उस देश का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और वो देश कौन सा हो गया भैया? नेपाल। यह हो गया नेपाल, और यहां से ये नदी बह रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये नदी बह रही है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये धार अभी उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में है। होता क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको दूसरे पार्ट में जो है कि दिखाने का प्रयास किया। नेपाल से भी नदी को लेकर कई सारे प्रश्न पूछ देते हैं। यहां पर क्या है कि इस एरिया में नेपाल से तीन प्रमुख नदियां आकर मिलती है, और उन तीन नदियों में ये हो गया पूर्व, पश्चिम, मध्य, ठीक है। तो अब हम इधर से, चूंकि हम पीछे से चल रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम इधर से ही नदियों को देखें। यहां से होता क्या है कि एक नदी बहती है, ठीक है, इस तरह यह नदी बहती है दोस्तों शारदा के नाम से। यह नदी कौन सी बहती है? शारदा। और यह आगे जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है। यह कौन सा नदी हो गया? घाघरा नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? घाघरा। याद रखिए, शारदा नदी आगे बढ़ती है और घाघरा नदी में मिल जाती है, और घाघरा नदी आके आकर गंगा नदी में मिल जाते हैं, क्योंकि इसका नाम अब क्या हो गया यहाँ पे? यह क्या है, किस नाम से जाना गया दोस्तों? गंगा नदी के नाम से जाना गया, और ये आगे बढ़ी है। अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद उसका नामकरण कहां हो गया है? देव प्रयाग में गंगा नदी के नाम से हो गया। वो आगे बढ़ रही है, अब गंगा के नाम से ही बढ़ेगी। गंगा नदी में घाघरा नदी जिस जगह पर मिलती है उसको भाई साहब कहा जाता है, उसको कहा जाता है छपरा। तो घबराइएगा नहीं, घाघरा से मिला जुला नाम है छपरा। प्रश्न पूछ देगा कि घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो घाघरा छापरा, घाघरा छापरा, इस तरह आप दो चार बार अगर रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। घाघरा नदी छपरा नामक शहर पे या घाघरा के निकट, छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य नेपाल से एक नदी बहती है, मध्य नेपाल से एक नदी बहती है, और वो नदी बहती है गोमती के नाम से। किस नाम से बहती है? गोमती के नाम से बहती है, और वो नदी मिलती है भाई साहब हाजीपुर। वह हाजीपुर के निकट गोमती नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब हाजीपुर नाम आया तो हाजीपुर से आप याद रख लीजिए कि रेलवे का एक जोन
या क्या कहें कि रेलवे का एक केंद्रीय जोन कहें स्थित है, और वो है ईसीआर। यहाँ पे कौन सा रेलवे का जोन है? ईसीआर, पूर्व मध्य रेलवे का यह मुख्यालय है जो बिहार में है। तो हाजीपुर आप याद रखिएगा, इससे रेलवे का एक महत्वपूर्ण कार्यालय क्या हो गया? ईसीआर, याद रखिएगा ईसीआर का कार्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, अब बाकी इसका नाम की चर्चा हम जब रेलवे पे हम बात करेंगे ज्योग्राफी में ये, तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल जब नदी की हम बात करें तो नदी ही पढ़ना है, लेकिन हाजीपुर जब याद आ गया तो दिमाग में एक चीज सेट रख लेना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। खासकर बीपीएससी का एग्जाम अगर आप देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाजीपुर और छपरा के बीच भी इसमें एक नदी आकर मिलती है, और वो नदी मिलती है दोस्तों नीचे से आती है, यहां से आकर इसमें मिलती है, और वो नदी हो जाती है सोन नदी। कौन सा हो जाता है? सोन नदी। सोन नदी जिस स्थान पर इसमें मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, उसका नाम हो जाता है पटना। पटना के निकट सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। तो अभी 67वीं प्री का एग्जाम जो हुआ और कैंसिल भी हो गया, उसमें एक प्रश्न भी था कि सोन नदी किस शहर के निकट गंगा नदी में मिलती है? तो भाई साहब जवाब क्या होगा? पटना। तो ये हो गया तीसरा नदी। और सोन नदी के बारे में जान लीजिए, सोन नदी कहां से आती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियां निकलती है, जो हमने अफवाह वाले चैप्टर में बताया हुआ है। 3 नदी निकलती है। उत्तर की ओर जो बहती है वो सोन नदी हो गई, पूरब की ओर जो बहती है वो महानदी हो गई, और पश्चिम की ओर जो नदी बहती है उसको नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, तो जो अमरकंटक है वहां से 3 प्रमुख नदी का उद्गम हो गया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से नहीं होती है? तो उनमें से 3 ये नदी रहेगी, चौथा कोई और नदी का नाम रहेगा, हो सके तापी दे दे, तो भाई तापी का जवाब, उसका जवाब क्या हो जाएगा? तापी। तो क्लियर हो गया, सोन नदी पटना के आसपास मिलती है। अब आइए बढ़ते हैं। पूर्वी नेपाल से एक नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, और उसका नाम है भाई साहब कोसी नदी। और कोसी नदी जो गंगा नदी में मिलती है वो मिलती है भागलपुर के निकट। किसके निकट? भागलपुर के निकट कोसी नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। और कोसी नदी यही एक नदी है जो बिहार में बड़े पैमाने पर हर साल तबाही मचाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? गंगा नदी, अब ये बिहार में चल रहे हैं। बिहार में जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, 3 प्रमुख नदी है। पहला, अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी नेपाल के पश्चिमी इलाके से या पश्चिमी नेपाल से आकर मिलती है? वह कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी। मध्य नेपाल से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदी कौन सी हो गई? गोमती नदी। और पूर्वी नेपाल से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदी क्या हो गई? कोसी नदी। कोसी नदी को कई बार सप्तकोसी भी कहा जाता है, कई बार सप्तकोसी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 प्रमुख जो है कि धारा है उनके मिलने से ये कोसी नदी बनती है। ठीक है, भागलपुर से यह नदी आगे बढ़ती है, और वो भाई साहब पहुंच जाती है कहां? झारखंड। झारखंड में बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, झारखंड में यह पूछ दिया जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर। क्योंकि भागलपुर के बाद आगे आ जाती है पीरपैंती, साहेबगंज, इस तरह। साहेबगंज झारखंड हो गया, उसके बाद पाकुड़ तक जाती है, पाकुड़ के बाद वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब पश्चिम बंगाल में जब ये जाती है, अब हम यहां से सीधे बढ़ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हो गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब हम पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं कहां पर? फरक्का के पास। यहां पर फरक्का के पास, यहां भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे प्रश्न बनकर उभरते हैं। अब क्या होता है कि फरक्का के पास जो भारत से, ये मान लीजिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा, गंगा नदी में मिलने वाली भारत की अंतिम नदी
कौन सी है? तो वो है फरक्का के पास भाई साहब, और वो नदी का नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी है? महानंदा नदी, जो गंगा नदी में मिलने वाली भारत की अंतिम नदी है। और वो कहां मिलती है? फरक्का के पास। फरक्का के पास ही गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम क्या है? फरक्का बांध। फरक्का के पास एक और चीज हमको जानना है कि यहां से गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, यहां से दो भागों में बट जाती है। ये हम अभी आगे हम बात करेंगे, दो भागों में बट जाती है। तो यहां ये बस ये जानना है कि गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम नदी फरक्का, सॉरी, महानंदा नदी। और वो कहां पर? फरक्का नदी की बात हुई, फरक्का की बात हुई। फरक्का में गंगा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया है? वो बांध बनाया गया है फरक्का बांध। और फरक्का में और चीजें जानना है कि गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक का हो जाता है हुगली नाम, दूसरा वो गंगा ही रहती है, और वो फरक्का के बाद यहां से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पूछ देगा कि गंगा नदी किस स्थान से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो वो स्थान का नाम हो जाएगा फरक्का। फरक्का नामक जगह से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी और आगे बात होगी। अभी हमने क्या देखा दोस्तों? फरक्का नामक जगह के बाद से गंगा नदी किसमें प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। ये वीडियो की शुरुआत में ही हम देख चुके हैं। और फरक्का के पास भारत से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी हो गई? महानंदा नदी हो गई। फरक्का के बाद गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक हो जाते हैं, ये यहां पे हुआ, यहां पे एक बांध बनाया गया फरक्का बांध, यहां से एक नदी इधर आती है जो भारत में ही होकर बहती है, और दूसरी वो इस तरह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है, यहां तो इसका नाम गंगा है, लेकिन बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर जाती है, वहां पर इसका नाम हो जाती है पद्मा। क्या नाम हो जाती है? पद्मा। ना पूरा इंटरेस्टिंग है। और एक नदी इधर से हो जाती है हुगली नदी। फिर से रिपीट कीजिए, गंगा नदी किस जगह पर दो भागों में पड़ जाती है? अभी तक आपने क्या देखा, इसमें सिर्फ नदी आके मिल रही थी, लेकिन आगे जाकर ये दो भागों में बट भी रही है। और वो कहाँ है? फरक्का में। इसलिए भैया इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी दो भागों में बटी, किस किस नाम से? हुगली नदी और गंगा नदी। और गंगा नदी को जब बांग्लादेश में वो जाती है, किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। अब हुगली नदी यहां तक रोक देते हैं। अब हम बढ़ते हैं पद्मा नदी, जो गंगा नदी है। हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर पद्मा नदी बन गई। पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से आकर इसमें एक नदी मिलती है। पूर्वोत्तर भारत से आकर एक नदी इसमें मिलती है, ये हो गया। पूर्वोत्तर भारत से हम जानते हैं कि कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम हो जाती है भाई साहब जमुना। जमुना नदी। तो क्या देख रहे हैं? पद्मा किसका नामकरण है? गंगा का। आपसे पूछ देगा कि गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है, तो पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो जमुना के नाम से। तो इसको जमुना कंफ्यूज ना हो तो क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है। और पद्मा कंफ्यूज ना हो, वो किस नदी का नाम है? वो गंगा नदी का एक नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी जिस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है उसको भी एक नाम दिया गया है दोस्तों। उसका नाम दिया गया है, याद रख लीजिए, चारखंडी। चारखंडी नामक जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए, पद्मा नदी जमुना नदी में मिली, उसके बाद इनकी संयुक्त धारा का नाम दोस्तों यहां पर हो जाता है मेघना। क्या देखा? गंगा का नाम अलकनंदा, भागीरथी में मिली गंगा, गंगा बांग्लादेश में गया पद्मा, पद्मा में आके जमुना मिला, क्या हो गया? मेघना। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा या गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना हो जाती है। किस जगह पर?
चारखंडी नामक जगह के बाद इसका संयुक्त नाम मेघना हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेघना आगे बढ़ती है और वहां पर एक और नदी इसमें आकर मिलती है और उस नदी का नाम मेघना ही होता है, जो बांग्लादेश से ही आती है। बांग्लादेश से यह मेघना नदी जिस जगह पर मिलती है उसको कहा जाता है चांदपुर। चांदपुर के पास मेघना नदी में मिलती है। चांदपुर के बाद ये आगे बढ़ती है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा, और उसका नाम क्या हो जाता है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब सुंदरवन से भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, जिसको हम यहां पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पर हमको कई सारी बातें जाननी है कि पहली बात तो इनका नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों रखा गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। यहां पर एक जो है कि पादप पाया जाता है, सुंदरी नामक पादप। सुंदरी नामक पादप के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। और यह क्या है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा। अभी तक हम क्या जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। लेकिन अगर आपको प्रश्न थोड़ा चेंज कर दे कि विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और जानिए इसके बारे में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां पर जो है कि रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है। रॉयल बंगाल टाइगर का निवास इस सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर निवास करता है? सुंदरवन के डेल्टा में। अब इसको जो है कि भारत सरकार ने, अब एक चीज और जान लीजिए, सुंदरवन का यह डेल्टा है, पूछ देगा, क्योंकि अब देखिए यहां पे सुंदरवन के डेल्टा के बारे में अगर पूछ देगा कि सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किन नदियों के मिलने से हो रहा है, तो क्या जवाब होगा आपका? एक तरफ हुगली नदी और दूसरी तरफ कौन सा है? मेघना नदी। तो दो नदियों के मिलने से, हुगली नदी और मेघना नदी के मिलने से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है। तो कौन सा हो गया भैया? इसके बारे में और कौन सी चीजें जान लिया हमने? हुगली और मेघना नदी के मिलने से इस डेल्टा का निर्माण हो रहा है। अब और चीजें जान लीजिए। चूंकि हुगली नदी भारत से बह रही है और ये मेघना नदी बांग्लादेश से होकर बह रही है, तो इस सुंदरवन का डेल्टा का जो अधिकांश हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। तो उसका क्या है कि भारत के हिस्से में 1/3 भाग है और बांग्लादेश के हिस्से में 2/3 भाग है। तो इसको अगर अनुपात माना जाएगा, भारत और बांग्लादेश का अनुपात क्या है? 1:2 का अनुपात। मतलब भारत के हिस्से में 1/3 भाग और बांग्लादेश में 2/3 भाग है। तो भारत के, अब देखिए, भारत के हिस्से में सुंदरवन डेल्टा का जो भाग है, भारत सरकार ने उसको नेशनल पार्क घोषित किया है। ठीक है, नेशनल पार्क घोषित किया। कब नेशनल पार्क घोषित किया? कब? 1984 ईस्वी में। प्रश्न पूछ देगा कि भारत सरकार ने सुंदरवन के डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 1984 ईस्वी में
इसको नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एक चीज और जान लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रख लीजिए 9630 किलोमीटर एरिया में सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। तो इसका पूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, 9630 किलोमीटर स्क्वायर एरिया सुंदरवन का डेल्टा है। आई होप कि दोस्तों सारी बातें आपने इस वीडियो में देख लिया गंगा नदी तंत्र के बारे में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए, और लास्ट में दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।